हेलो स्टूडेंट, सबसे पहले आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। उसके बाद आज हम शुरू करेंगे आपका जो कंज्यूमर बिहेवियर का जो पार्ट रहता था, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस की। हम कार्डिनल वाला कंसेप्ट तो खत्म कर चुके हैं। आपका जो कंज्यूमर बिहेवियर में जो बचा हुआ है ना, वो लास्ट है कि ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। तो वो देखते हैं कि क्या है ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। जो है, जो कि हिक्स एंड एलन ने आपका दिया है, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ये जो दिया है हिक्स एंड एलन ने, इनके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा था कि यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते, बल्कि हम उसको रैंक दे सकते हैं कि जो कोई कंज्यूमर है, उसके सामने अगर हमने दो कमोडिटीज का बंडल रख दिया, तो वो अपने प्रेफरेंस बता देगा कि उसको कौन सी को रैंक 1 देना है, कौन सी को रैंक 2 देना है। सपोज इसके लिए हम अगर एग्जांपल लें, हमने जैसा पहले भी लिया था, ये कोई एक राम हो गया, ये कोई श्याम हो गया। अब हमने इसके पास इस चॉकलेट और आइसक्रीम की दो चीजें हैं हमारे पास, एक चॉकलेट और एक आइसक्रीम की। अगर राम को कह दिया कि तूने उनमें से कौन सी चीज पिक करनी है एट द वेरी फर्स्ट, कि सबसे पहले तूने क्या चीज को प्रेफरेंस करेगा, तो जैसे राम ने कह दिया कि वो सबसे पहले चॉकलेट को फर्स्ट प्रेफरेंस देगा और उसके बाद में देगा वो आइसक्रीम को। और उसी तरह से श्याम ने कह दिया कि वो सबसे पहले आइसक्रीम को देगा, बाद में चॉकलेट को देगा। इस तरह से कि उसने अपने प्रेफरेंस है उनको डिक्लेयर कर दिया, ये बता दिया कि इस चीज को मैं नंबर 1 पे रखूंगा, इसको मैं नंबर 2 पे। जैसे कि हमें जो चीज होती है, कोई कमोडिटी होती है जो हमें बहुत ज्यादा पसंद होती है, उसको हम हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी पे सबसे पहले ये वाली लेंगे। देन कोई कम पसंद होती है, उसको हम जैसे बाद में, कि ये बाद में ली जा सकती है। तो ये प्रेफरेंस उस तरह से, क्योंकि ये प्रेफरेंस बताए जा सकते हैं कि इन रैंक्स को बताया जा सकता है, इसलिए जो ऑर्डिनल यूटिलिटी है, इसको कहा जा सकता है डिक्लेयर्ड प्रेफरेंस भी कहा जाता है इसको, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस को। उसके बाद जो है, ये जो हमारा ऑर्डिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट है, एक स्टेटमेंट पे खत्म हो जाएगा। कि फिर वो स्टेटमेंट क्या, बस आपने इस तरह से जुड़े रहना है, वो इतना इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि आपको समझ भी आएगा और वो आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होता चला जाएगा। जैसे एक स्टेटमेंट है कि हिक्स के केस में या ऑर्डिनल यूटिलिटी के केस में, हम एक स्टेटमेंट से बात शुरू करते हैं और उस स्टेटमेंट में हमारा पूरा कंज्यूमर बिहेवियर खत्म हो जाएगा। कि कंज्यूमर बिहेवियर डिपेंड करता है कि जो कंज्यूमर है, जैसे ही या सी, कंज्यूमर कोई भी हो सकता है, मैन एंड वुमेन, इट कैन बी एनीथिंग। तो ही एंड सी चूज द बेस्ट, चूज द बेस्ट विच ही एंड सी कैन अफोर्ड। कि जो कंज्यूमर है, चूज द बेस्ट विच ही कैन अफोर्ड। यहाँ पे दो बात इंपॉर्टेंट है कि वो चूज करेगा जो बेस्ट होगा, और जिसको वो, ये कैन यहाँ पे लिख लेते हैं, कैन अफोर्ड, कि जिसको वो अफोर्ड भी कर पाए। ये जो दो बातें हैं ना, कि कंज्यूमर वो चीज चूज करेगा जिसको वो क्या नाम है कि जो कि बेस्ट हो, और जिसको वो अफोर्ड भी कर पाए। बेस्ट हो कि इन द सेंस, बेस्ट जो चीज होती है वो हमारी होती है सेटिस्फेक्शन की सेंस में, कि हमें जो चीज कंज्यूम करने से, जो कमोडिटी हमें कंज्यूम करने से सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, दैट मीन्स कि हमें दिल से, यूं नहीं होता कि कोई दिल से हमें कोई चीज जो पसंद आती है, कि ये इतनी क्वांटिटी में हमने ली, तो इससे हमें सबसे ज्यादा जो सेटिस्फेक्शन मिला है, वो तो होगी द बेस्ट की। द बेस्ट वाली होती है जिसमें हमारा हार्ट इन्वॉल्व होता है, क्योंकि यूटिलिटी तो, जो सेटिस्फेक्शन जो चीज है, वो तो दिल से ही आती है। कोई इसी चीज से हम संतुष्ट होते हैं तो वो हमारे दिल से ही हमें पता चलता है। और कैन अफोर्ड में होता है कि जो जो आपका जो इनकम है, जो आपका इनकम का लेवल है, आप मतलब पैसा भी तो होना चाहिए ना, सेटिस्फेक्शन तो, कि वो चीज लोगे कैसे, कि आपके पास जो पैसा है उसको ही खर्च करके लोगे ना। तो ये दो बातें हैं। और इनमें हमारी, अब ये जो अब हमारी जो थ्योरी है ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, इन्हीं पे चलेगी। सबसे पहले ये जो द बेस्ट वाली चीज है ना, इससे शुरू करते हैं। इसके लिए जो सबसे पहला कंसेप्ट है आपका,
कि द बेस्ट में तो वो ऐसा कॉम्बिनेशन चूज करेगा कि जिससे उसे मैक्सिमम यूटिलिटी मिले, कि संतुष्टि चाहिए, जो दिल से जो संतुष्टि चाहिए वो मैक्सिमम चाहिए। तो उसके लिए आपका जो सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो है आपका इंडिफरेंस कर्व। अब देख लेते हैं कि इंडिफरेंस कर्व क्या है। इंडिफरेंस कर्व जो होता है, अगर हम सिंपली बात करें कि इंडिफरेंस कर्व के बारे में, तो इंडिफरेंस कर्व होता है कि दो कमोडिटीज हैं हमारे पास, उनका एक उनके ऐसे कॉम्बिनेशन जिन उन सारे कॉम्बिनेशंस को पे कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन जो मिलता है वो इक्वल रहता है, कि इस टाइप से कॉम्बिनेशन जिनमें कंज्यूमर इनडिफरेंट होता है, कि उन पॉइंट्स में से तो वो किसी को भी चूज कर ले, उसको जो सेटिस्फेक्शन मिलना है वो एक जैसा मिलेगा। कि एक बार उसकी हम ये डेफिनेशन और देख लेते हैं जो हमने लिखी है, कि इंडिफरेंस कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे, कि उसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑफ अ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू कॉमोडिटीज, कि दो कॉमोडिटीज के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी, जो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं वो सारे कॉम्बिनेशन। कि ये कह सकते हैं कि इन सारे जो कॉम्बिनेशंस के बीच में कंज्यूमर जो होता है वो इनडिफरेंट होता है, कि उनमें से वो किसी को भी चूज करेगा ना तो उसके जो सेटिस्फेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। कि मतलब ऐसा कौन सी है कि चीज की उसमें सारी ही चीजों में कि कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो क्योंकि जो ये जो आपका इंडिफरेंस कर्व है, इस पे सारे पॉइंट्स पे आपको एक जो कर्व है उसके सारे पॉइंट्स पे इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलता है कंज्यूमर को, इसी कारण से इसको सेटिस्फेक्शन कर्व भी कहा जा सकता है, या फिर आइसो यूटिलिटी कर्व, की सेम जो यूटिलिटी दे उसको आइसो यूटिलिटी कर्व, या फिर आपका सेटिस्फेक्शन कर्व भी कह सकते हैं, क्योंकि यूटिलिटी आपकी इस पे सेम रहती है। उसके बाद है कि इंडिफरेंस कर्व तो हो गया कि एक कर्व। उसके बाद है कि इंडिफरेंस मैप। सबसे पहले हम एक बार इंडिफरेंस कर्व भी देखते हैं कि वो कैसे है, कि कॉम्बिनेशंस वो गुड्स और कैसे होता है ये सब, कि जहाँ पे कंज्यूमर की यूटिलिटी एक जैसी होती है। ये है आपका, जैसे हमने कोई कॉम्बिनेशंस ले लिए, कॉम्बिनेशन जो है हमने लिए ऐसे कि ए बी सी डी ई, उनको नाम दे दिए कि अलग अलग सारे कॉम्बिनेशंस के। सपोज आपके पास दो कॉमोडिटीज है, एप्पल और ऑरेंज। अगर आप एक एप्पल चूज करते हैं तो आप 15 ऑरेंज ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप एक एप्पल की ज़्यादा लेना चाहेंगे तो आपको ऑरेंज का कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि ये हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि एक एडिशनल लेने के लिए कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो ये जो है आपको ये लेने के लिए ये आपको ज़्यादा छोड़नी पड़ेगी। उसके बाद एक और एडिशनल आपने लेनी है, ये फिर उससे कम छोड़नी पड़ेगी। क्यों? ये ऐसे क्यों छोड़ना पड़ेगा? क्योंकि सबसे पहले आपके पास ये है यूनिट एक। एक जो है मतलब वो चीज़ आपके पास मतलब जमा स्केर्स है, कि एक ही यूनिट्स है, और ऑरेंजेस आपके पास इतने सारे कि 15 है, कि 15 में से अगर आपके 10 चले जाएँगे तो आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना उसके 1 के बढ़ने पर। कोई चीज़ 1 से 2 होएगी, कि वो क्योंकि जो कम होती है वो ज़्यादा सैटिस्फैक्शन दे रही होती है, तो उसको बढ़ाने के लिए आप ज़्यादा भी छोड़ने के लिए तैयार रहेंगे। और उसके बाद अगर उस फिर एक बार एडिशनल होने के बाद उसके बाद अगर आप उसका कंजप्शन बढ़ाएँगे तो फिर उससे उतना ज़्यादा नहीं छोड़ने के लिए तैयार रहेंगे, तो आप उससे थोड़ा-सा कम छोड़ेंगे, मतलब जो कि हम पहले कर चुके हैं। जैसे कि ये हमारे कॉम्बिनेशंस हो गए कि 1 एप्पल का 15 ऑरेंजेस, 2 एप्पल 10 ऑरेंजेस, 3 एप्पल और 6 आपके ऑरेंजेस, और 4 एप्पल एंड 3 अम, ऑरेंजेस, और 5 एप्पल और अगर आपका 1 ऑरेंजेस। ये हैं आपके इतने सारे कॉम्बिनेशंस। अब इन कॉम्बिनेशंस को ये जो हैं, अगर कंज्यूमर ए पे जाए चाहे बी पे जाए सी डी ई किसी पे भी चला जाए, इनमें उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, कि ये है आपका इंडिफरेंस कर्व, कि इसमें कंज्यूमर इनडिफरेंट है, इनमें से किसी भी पॉइंट पे वो जाए तो उसकी यूटिलिटी उसकी सेम रहने वाली है। उसको फिर हम ग्राफ पे डिवाइड कर देंगे, ग्राफ पे उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर देंगे। ग्राफ में दिखाएँगे तो सबसे पहले ये नीचे वाला जो है यहाँ पे तो हमने दिखा रखी, जैसे आपकी जो है एप्पल्स, और ये जो है आपका यहाँ पे है आपके ऑरेंजेस। और ये जो आपका फर्स्ट है जो 15 वाला है, ये आपका जैसे ए कॉम्बिनेशन है, ये आपका बी कॉम्बिनेशन है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। अगर आप इसको
दिखाएँगे, जब आप ये सारे पॉइंट्स अपने उससे ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ पे, तो ये इस टाइप की शेप का आपका बन जाएगा जो कि है इंडिफरेंस कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व हो गया जो कि बेसिकली जो आपका ये इस शेप का होता है, इस शेप का, कि ये इसी शेप का है आपका, इस शेप का होता है। तो ये बन गया कि जो हमने इंडिफरेंस पढ़ा था कि 2 गुड्स के ऐसे कॉम्बिनेशन जिनमें कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन मिलता है, कि ये होंगे वो कॉम्बिनेशन, जो हमने 5 कॉम्बिनेशन शो करे हैं, इनमें कंज्यूमर का जो सैटिस्फैक्शन लेवल है वो सेम रहने वाला है। उसके बाद एक कांसेप्ट है आपका अ, इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस जो मैप होता है उसको हम कह सकते हैं कि फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व, की इंडिफरेंस कर्व की फैमिली की, उसमें बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व होते हैं। जैसे कि वहाँ पे आपका ये एक इंडिफरेंस कर्व है, उसके बाद दूसरा इंडिफरेंस कर्व, तीसरा, चौथा, मतलब कि ये आपका हो गया IC1, IC2, IC3, IC4 की ये जो इंडिफरेंस कर्व का जो फैमिली है या उनके जो सेट है उनको जो दिखाता है ना, मतलब एक से ज्यादा दो जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, उनको जो दिखाता है तो वो होता है आपका इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू और मोर इंडिफरेंस कर्व, की इंडिफरेंस कर्व जो दो से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, जो शो करती है कि सेवरल कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटीज, की इस पे जो कॉम्बिनेशन है इनमें एक जैसी यूटिलिटी है, इस पे जो टू वाले पे आपके जो कॉम्बिनेशन है इन पे एक जैसी क्वांटिटीज के जो कॉम्बिनेशन है उन पे जो आपके यूटिलिटी सेम है, तीसरे पे अलग है, और वो तीसरे पे पूरे पे सेम है, और चौथे वाली की चौथे पे, की इस तरह से होगा, और जिसे वो कंज्यूमर कंज्यूम करेगा कि अपनी इनकम और उनके जो प्राइसेस के अकॉर्डिंग। ये हो गया आपका इंडिफरेंस मैप। उसके बाद एक कंसेप्ट है, जैसे कि ये जो है आपका इंडिफरेंस जो कर्व है, इसमें एक कंसेप्ट होता है आपका मोनोटोनिक मोनोटोनिक प्रेफरेंस। ये बड़ा ही कंफ्यूज करता है बच्चों को कि ये मोनोटोनिक प्रेफरेंस होता क्या है। मोनोटोनिक प्रेफरेंस होता है कि एक कंज्यूमर होता है ना, वो किसी भी कमोडिटी का मोर प्रेफर करता है। मोर कैसे, कि जिससे मोर क्वांटिटी की ज्यादा ज्यादा लेना चाहेगा ताकि उससे उसका सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हो। लेकिन आप ये सोच सकते हैं कि इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि सपोज अगर मैं आपको 3 कॉम्बिनेशंस दूँ, उनमें से देखें आप कौन सा चूज़ करेंगे, कि ये है 8 एप्पल, 8 है ऑरेंजेस, उसके बाद है 8 एप्पल और 9 ऑरेंजेस, और उसके जो नेक्स्ट वाला है आपका, इसमें है आपके 9 एप्पल और आपके हैं 10 ऑरेंजेस। ये 3 आपके टाइप के कॉम्बिनेशन है। इनमें से कंज्यूमर जो है कौन सा चूज करेगा, ये ए बी और सी में से, ये आपका ए है, बी है, ये सी है, कि इन और तीनों पे सेम सेटिस्फेक्शन लेवल सेम रह रहा है, मतलब कि इन तीनों कॉम्बिनेशंस में जिस पे भी कंज्यूमर जाएगा कि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है, कि तो कंज्यूमर जो होता है वो मोर, जो क्वांटिटी ज्यादा होती है ना उसको प्रेफर करता है, कि जैसे कि ये जो है लास्ट वाला सी वाला है आपका, जिसमें 9 एप्पल है और 10 ऑरेंजेस है, कि इनमें वो सबसे ज्यादा है, तो वो सी वाले को प्रेफर करेगा कि मोर इज बेटर, मोर इज ऑलवेज बेटर, कि वो ज्यादा क्वांटिटी को प्रेफर करेगा, और ज्यादा क्वांटिटी को जब प्रेफर करेगा तो इससे उसका सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होगा। और सेटिस्फेक्शन कौन सा इंक्रीज होगा, कि टोटल वाला इंक्रीज होगा, मार्जिनल वाला तो डिमिनिश होगा ही, क्योंकि एक क्वांटिटी को ज्यादा 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 कंज्यूम करेंगे तो एक लेवल के बाद वो जो इंक्रीज तो होता है उससे टोटल तो उससे इंक्रीज होता है, लेकिन जो मार्जिनल होता है वो डिमिनिश होता जाता है, जैसा कि हम कंज्यूमर बिहेवियर के फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं। लेकिन अब कि ये हम देख रहे हैं यहाँ पे कि वो टोटल सेटिस्फेक्शन में, कि ज्यादा क्वांटिटी वो चाहेगा ताकि उसका जो सेटिस्फेक्शन हो इंक्रीज हो, और सेटिस्फेक्शन उसका कौन सा इंक्रीज हो, कि वो जो उसका टोटल वाला सेटिस्फेक्शन, ये होता है कि मोनोटोनिक प्रेफरेंस की जो इसमें आपके इंडिफरेंस कर्व में मोनोटोनिक प्रेफरेंस भी एक कंसेप्ट है, कि ये ऑलवेज होल्ड करता है, क्योंकि कंज्यूमर जो होता है वो हमेशा किसी भी क्वांटिटी का ज्यादा चाहता है ताकि उसका जो टोटल सेटिस्फेक्शन है वो इंक्रीज हो। उसके बाद है इसकी जो इसके में जो आपकी जो नेक्स्ट है वो है इसकी अजम्पशंस हैं।
अजम्पशंस की सबसे जो पहला है कि पहला तो ये कि मोर इज बेटर कि मोर नहीं, सबसे पहले जो है, सबसे पहला है आपका जो कि आपकी टू कमोडिटीज होंगी कि दो ही कमोडिटीज का जो केस है वो वहां से हम लेके शुरू कर रहे हैं कि आपके पास दो कमोडिटी हैं। जैसे सपोज हमने एप्पल ऑरेंज माने थे, एक्स वाई मान लो, कुछ भी इस तरह से कि दो कमोडिटी होंगी। उसके बाद रैशनल कंज्यूमर, रैशनल कंज्यूमर का मतलब है कि कंज्यूमर रैशनल होगा तभी तो उसे पता चल जाएगा, पता चल पाएगा कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उसको कहाँ से आ रहा है, कि वो चीजों के बीच में अच्छे से वो चूज कर पाएगा कि उसमें सेटिस्फेक्शन यहाँ से अच्छे से आ रहा है, ज्यादा लेना है कि तभी तो वो रेशनली बिहेव कर पाएगा, इसलिए वो रैशनल कंज्यूमर हो गया। उसके बाद है आपका ये डिमिनिश वाला एक बार एंड में करेंगे। उसके बाद है आपका ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल कैसे कि प्रेफरेंस बता दिया कि रैंक की इसको मैं फर्स्ट प्रेफरेंस, इसको सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड की ऑर्डिनल, ऐसे उनको प्रेफरेंस बता देंगे। नॉन सेटेटी होता है कि नॉन सेटेटी की कंज्यूमर जो होता है उसका बिहेवियर ऐसा होता है कि वो उसे हमेशा ज्यादा 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 चीजें चाहिए हो, कभी भी वो अपने जैसे सेटिस्फेक्शन को पूरी तरह से ना अचीव नहीं कर पाता, इसलिए उसको ज्यादा 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 चाहिए होता है। इसलिए अजम्पशन मानी गई है नॉन सैटिटी की कि हमेशा कंज्यूमर जो ज्यादा की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो ये हो गया आपका नॉन सैटिविटी। उसके बाद है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी क्या होता है कि ट्रांजिटिविटी जैसे सपोज आपके पास ये तीन कोई कमोडिटी है ए बी सी, अगर कंज्यूमर ए को प्रेफर करता है बी से ज्यादा, मतलब या ए को ज्यादा प्रेफर करता है बी की बजाय और बी को प्रेफर करता है सी की बजाय, तो हमेशा वो ए को प्रेफर करेगा सी की बजाय। ये होता है ट्रांजिटिविटी की कोई भी तीन कमोडिटी है आपकी सपोज ए बी सी, अगर वो ए को ज्यादा प्रेफर करता है बी से और बी को ज्यादा करता है सी से, तो वो हमेशा ए को ज्यादा प्रेफर करेगा ओवर सी। तो ये हो गया ट्रांजिटिविटी। उसके बाद इसमें है एक आपका जो लास्ट जंक्शन जो बची है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये है आपकी जो एक इम्पोर्टेंट जो आपकी अजम्पशन है। तो ये हम देखेंगे कि जो ये हमारी जो टेबल है ना, यहाँ जो हमने पीछे की थी, यहाँ से समझेंगे। एक बार मैं इसको ये वाला साफ कर दूं। अभी डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है वो होता है आपका अ, कि एक कोमोडिटी को कि एक क्वांटिटी को आपने लेने के लिए या एक कोमोडिटी की नेक्स्ट क्वांटिटी को आपने लेने के लिए कितनी सेक्रीफाइस करी है, मतलब कि चेंज इन सेक्रीफाइस ओवर चेंज इन गेन, कि कितनी आपने सेक्रीफाइस की है एक एडिशनल क्वांटिटी लेने के लिए। ये होता है आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की। सब्स्टिट्यूशन की रेट क्या है, किस रेट से आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम ये जो यहाँ पे हम एम आर एस लिखें, एम आर एस होता है कि एम आर एस, इसका तो जैसे कुछ नहीं होगा, डैश होगा, क्योंकि यहाँ से तो कोई चेंज हुआ ही नहीं कि स्टार्टिंग से ही ये जो अपन ले रहे हैं ये वाली। उसके बाद कि आपने कितना सेक्रीफाइस किया है, यहाँ पे 15 से आप 10 आए हैं, यानी कि आपने 5 का सेक्रीफाइस किया है। और वहां पे आपको कितना मिला है, गेन कितने का हुआ है, दो, एक से आपका दो हुआ है, यानी दो माइनस एक, एक। तो यहाँ पे ये टोटल आ गया आपका पांच, पांच डिवाइड बाई पांच ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट में हम जाएं तो आपको आपने कितने का सेक्रीफाइस किया है नेक्स्ट पे, 10 पे से आप 6 पे आए हो, दैट मीन्स आपने 4 का सेक्रीफाइस किया है, 4 का सेक्रीफाइस किया है और वहां पे आप 2 से 3 पे आए हो, यानी कि एक ही एडिशनल मिली है, तो एक एडिशनल मिली है 4 का सेक्रीफाइस करने पे, तो ये 4 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पे कि यहाँ पे हमने कितने का सेक्रीफाइस किया है, यहाँ पे 6 से 3 पे आए हैं, दैट मीन्स 3 डिवाइड बाय वहां पे 3 से 4 पे की एक एक आपका एडिशनल इंक्रीज हुआ है, तो वो हो गया 3। उसके बाद 3 से आपका जो 1 हुआ है, दैट मीन्स कि 2 का चेंज आया है और डिवाइड बाय 1 की 4 से 5 हुआ है, ये हो गया 2। कि जो ये एम आर एस आई है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन की क्या रेट है सब्सटीट्यूट करने की,
5432 कि 5432 क्या है कि ये डिमिनिश होती जा रही है आगे आगे जैसे जैसे आप आपके कॉम्बिनेशन बढ़ रहे हैं या फिर ज्यादा क्वांटिटी आप इस कमोडिटी की ले रहे हो तो आप हर बार सेक्रीफाइस कम करने लग रहे हो, इसलिए ये होता है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन जो कि आपकी वो क्या नाम है अजम्पशन थी। और ये डिमिनिश क्या क्या होता है जैसे कि हमने जहाँ पे जो हमारा वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमने जब करा था कि किसी भी कमोडिटी का कंजप्शन ज्यादा होता है तो वो उसका जो सेटिस्फेक्शन होता है वो क्या होने लग जाता है, वो डिक्रीज करने लग जाता है। इसलिए उस इसीलिए हम उसका जैसे शुरू में तो क्यों ज्यादा छोड़ी, क्योंकि इसका जो कंजप्शन है जैसे एक ही कंज्यूम कर रहे थे तो इसके लिए हम ज्यादा भी छोड़ने के लिए तैयार हैं, 5 छोड़ दी, एक एक और कंजप्शन जैसे इंक्रीज हो गया उसके बाद अगर कंजप्शन इंक्रीज हुआ ना तो अब हम इतनी नहीं छोड़ेंगे जितनी पिछली बार सेक्रीफाइस करी थी कि अगली बार आपने 4 छोड़ी है। कि इसी कारण से क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग में भी यही हमने पढ़ा था तो ये सेम यहीं पे अप्लाई होता है कि जैसे जैसे कंजप्शन इंक्रीज होता है तो जो आपका सेटिस्फेक्शन है वो डिमिनिश होता है, इसीलिए हम इतना सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हर बार की आपका जो सेक्रीफाइस है ये रेट है डिक्रीजिंग हो रही है। और जिसको जो कि इसकी एक अजम्पशन है कि इसमें आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है जो वो डिमिनिशिंग आ रहा है। और ये जो होता है ये होता है इसका जो स्लोप जो होता है आपके इंडिफरेंस कर्व का जिसको कि आप किस रेट पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इनको सब्स्टिट्यूट करने की जो रेट है उसको जो शो करता है वो इसका स्लोप होता है। उसके बाद है इसे इसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि वो देख लेते हैं हम कि इंडिफरेंस कर्व की क्या प्रॉपर्टी है। कि सबसे पहले तो कि ये आपका स्लोप डाउनवर्ड होएगा, स्लोप डाउनवर्ड की जो आपका इंडिफरेंस कर्व है इसी शेप का है कि वो इस शेप का है, वो यहाँ से शुरू है डाउनवर्ड। कैसे डाउनवर्ड का मतलब होता है कि अगर एक कमोडिटी बढ़ा रहे हैं ना तो दूसरी को कम करना ही पड़ेगा, कि नेगेटिव रिलेशनशिप। तो जो हमारी ये टेबल है कि अगर हम एप्पल जब हमारे बढ़ रहे हैं एप्पल की क्वांटिटीज तो ये जो ऑरेंजेस की कम कर रहे हैं ना दैट मीन्स ये दोनों एक दूसरे से इनवर्सली रिलेटेड है तो आपका जो इसका स्लोप है वो नेगेटिव होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये ऑलवेज कन्वेक्स टू ओरिजिन होगा। कन्वेक्स टू ओरिजिन की जो ये इसकी शेप है ये ओरिजिन के ऐसे होगी, मतलब ये ऐसे। तो ये क्यों होती है, ये आपकी जो हमने लास्ट अभी जो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन करा है ये उसके कारण होती है कि जो ये इसकी अजम्पशन होती है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिमिनिश कर होती है उसी के कारण से इसकी ये शेप आती है। तो ये आपकी ये अच्छे से अभी हमने एक्सप्लेन कराई है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिमिनिश क्यों हो रही है कि वो देख लिया। उसके बाद जो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि हायर इंडिफरेंस कर्व जितना ज्यादा हाई होगा, मतलब इंडिफरेंस कर्व हाई है तो सेटिस्फेक्शन भी बढ़ेगा। जैसे सपोज इस पे कोई एक सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन है, एक जो डिफरेंट आईसी कर्व है जो इससे अबव है इस 1 वाले से, जैसे इसको हमने 2 मान लिया तो जो IC2 है इस पे हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा और इससे ऊपर जो होगा उस पे हमें उससे भी ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, मतलब कि जितना जितना ऊंचा होगा उतना सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगा। उसके बाद कि ये जो इंडिफरेंस कर्व होते हैं कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कि ये इंटरसेक्ट नहीं करते। इंटरसेक्ट ये कैसे करेंगे, मतलब ये देखें आप, ये पैरेलली ही होते हैं वैसे। अगर मान लें हम ये ऐसे इसको ड्रॉ कर भी दें, ये एक ऐसे है और एक ये ऐसे दिखा दें कोई, मतलब ऐसे तो इंडिफरेंस कर्व ये होगा नहीं। जैसे ये कोई थोड़ा सा ऐसा ये है आपका और ये कोई ऐसा दिखा दिया, इस ऐसा ही दिखा दिया तो ये यहाँ पे से कट करके चला गया। जैसे अब ये कट कैसे कर सकता है, ये जो है इंडिफरेंस करो इस पे जो सेटिस्फेक्शन है इस पे तो डिफरेंट है और वो जो सेटिस्फेक्शन है उस पे जो है सेटिस्फेक्शन डिफरेंट है। तो दो सेटिस्फेक्शन, दो अलग अलग सेटिस्फेक्शन की, ये किसी और बंदे का सेटिस्फेक्शन ये किसी और का, तो ये कैसे मैच कर सकता है, ये कट तो नहीं करेगा ना, ये कट नहीं करेगा बल्कि ये पैरेलली चलते हैं। के बाद कि ये टच नहीं करेंगे एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, किसी एक्सिस को टच नहीं करेंगे। किसी एक्सिस को टच करने का मतलब ये है कि जैसे मान ले ये एक्स को टच कर गया, एक्स को टच करने का मतलब ये हो गया कि कंज्यूमर ने चूज कर लिया किसी भी एक कमोडिटी को। ऐसा नहीं होता। और जब आपके पास 2 चीज़ें होती हैं ना कि चाहे आपने उस दूसरी कमोडिटी की एक ही यूनिट लेनी हो, कंज्यूमर मतलब सैटिस्फैक्शन उसका
इंक्रीज करना, उसने ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन चाहिए, वो दूसरी चीज़ है, दूसरी जो कमोडिटी उसको छुए बिना ही छोड़ दे और किसी एक को ले ले, उससे उसका सेटिस्फेक्शन, उसके तो मन में ये रह जाएगा, हाय मैंने वो नहीं ली, पता नहीं उससे क्या, वो कैसी होती, उसमें पता नहीं क्या स्वाद होता है, मतलब कि ऐसे जनरली सोच के देखें तो इसलिए ये टच नहीं करते, क्योंकि फिर तो उस यहाँ पे वो सिर्फ एक कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है, और कभी भी वो एक को करेगा तो उसका सेटिस्फेक्शन में मैक्सिमाइज नहीं होगा, उसको तो ज्यादा सेटिस्फेक्शन चाहिए, और इसलिए वो दोनों की लेने की कोशिश करेगा, चाहे एक की वो ले, एक ही यूनिट की, एक से पता तो चल रहा है ना कि वो कैसी है चीज कंज्यूम करने में, यूज करने में, तो इस हिसाब से कि वो ना टच करेंगे ना करेंगे वो इंटरसेक्ट, कि ये जो पार्ट था ये हमने देख लिया कि कंज्यूमर चूज द बेस्ट, बेस्ट तो उसने चूज कर लिया। उसके बाद जो बात थी हमारी, जो शुरू वाली लाइन थी कि अब बेस्ट तो उसने चूज कर लिया, कि वो जो उसके पास कॉम्बिनेशंस थे कि उन पे उसकी सेम यूटिलिटी रह रही, उन कॉम्बिनेशंस में से अब उसने किसी पे जाना है कि वो यूटिलिटी सेम दे रहे हैं, उनमें से अब वो किसी पे चला जाए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद दूसरी जो बात आती है वो ये है कि वो उसको अफोर्ड भी तो कर पाए, उसकी जो बजट भी तो होना चाहिए ना उसके पास। अब जो हम ये पार्ट पढ़ेंगे कि विच ही और शी कैन अफोर्ड, कि अब वो अफोर्ड, जिसको वो अफोर्ड कर सके, यानी कि आपकी बजट लाइन की। अब जो हम इसके बाद जो पार्ट करेंगे वो है आपका बजट लाइन शुरू होता है। तो बजट लाइन क्या होती है? जो बजट लाइन क्या होती है, कोई अगर आपकी जैसे कि दो आपकी कोई कॉमोडिटीज है, सपोज हमने मान ली, एक आपकी मान ली X1, एक मान ली कोई X2, आपके पास दो हैं कॉमोडिटीज, और उन दोनों के कुछ ना कुछ, ऑब्वियस सी बात है कि उनके कुछ प्राइस भी होंगे, इसका कोई प्राइस हो गया P1, इसका कोई प्राइस हो गया P2। अब कोई भी चीज आप लेंगे तो आप अपना बजट जरूर देखेंगे कि इसका प्राइस ये है तो मैं ये इतनी लूं, इसका प्राइस ये है तो इतनी लूं। इसके बीच में जो कंस्ट्रेंट होएगा, यानी कि जो बाधा बनेगा, तो वो क्या बनेगी? कंज्यूमर की इनकम। कि इनकम तो बराबर होनी चाहिए, मेरे पास पैसे तो हो इतने कि मैं इन दोनों की इतनी इतनी, कि मुझे पता है कि इन चीज का प्राइस इतना है, तो मेरे पास मनी मेरी इतनी है, मतलब मेरी इनकम इतनी है, तो मैं इनको कैसे कंज्यूम कर पाऊँ। तो जो बजट लाइन है आपकी, ये ऐसे होगी आपकी P1 X1 प्लस P2 X2 लेस देन इक्वल टू M, की लेस देन इक्वल टू कैसे, कि ये जो आपका खर्चा है, ये जो आपका एक्सपेंडिचर है, या तो आप इनकम के बराबर करोगे कि जितनी आपकी इनकम है, या उससे कम करोगे। आप ये भी तो सोच सकते हैं, कह देंगे कि हम तो ज्यादा कर लेंगे, किसी से उधार मांग लेंगे, मतलब कई बार तो खर्चा आप ज्यादा कर देते हैं किसी से उधार, लेकिन ये काम रोज रोज तो नहीं होगा ना। ये तो कोई मतलब जो कोई इम्पोर्टेंट है, आपका जरूरी है, तब आप किसी से उधार मांग लेंगे तो दे देंगे, अदरवाइज तो आप को अपनी इनकम पे ही रिलायबल रहना पड़ेगा, कि उसी से आप जो चीजें अफोर्ड कर सकें, जो आपके बजट में आती हो। तो वो होता है बजट लाइन। मतलब बजट लाइन जो बेसिकली होती है, वो एक ऐसी लाइन होती है जो ये दिखाती है कि कि हम अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपने बजट में रहकर अपनी इनकम से हम कितनी कमोडिटीज या कितना सामान खरीद सकते हैं, कि वो कितने कितने कॉम्बिनेशन ऐसे बनेंगे जिसे हम खरीद पाए। वो है बेसिकली बजट लाइन। यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि बजट लाइन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, की ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, कि दो गुड्स के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन जिसको हम अपनी इनकम से जिसको हम परचेज कर पाए अपनी इनकम से, और हमें पता है उनके प्राइसेस क्या हैं कमोडिटीज के, और सच दैट कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ दीज कॉम्बिनेशन इक्वल टू द मनी इनकम ऑफ, कि उनकी जो कॉस्ट होगी ना उन जो दोनों कॉम्बिनेशंस की, वो आपकी मनी इनकम के इक्वल होनी चाहिए, कि लेस हो या इक्वल हो, लेकिन इक्वल ज्यादा नहीं होगी, कि इसके बराबर हो। दैट इज योर बजट लाइन। उसके बाद हम देख लेते हैं कि ये बजट लाइन, ये चीजें कैसे होती हैं, कैसे ये कॉम्बिनेशन बनेंगे। यहाँ से शुरू करते हैं कि जैसे कि ये हमने तो कोई कॉम्बिनेशन ले लिए ABCDEF करके, तो आपके पास ये कुछ एक चीजें, जैसे कि एप्पल है ना, सपोज इसका प्राइस हमने मान लिया कि 4 रुपीज पर एप्पल है, और जो ऑरेंजेज है उसका प्राइस हमने मान लिया कि 2 रुपीज पर ऑरेंज है। और कंज्यूमर की जो वाई है, हमने इनकम से जिसको डिनोट किया है, इनकम यानी कि मान लें आपकी
₹20 इनकम, 20 रुपीज है आपकी इनकम। तो अब ₹20 इनकम है, आपको इन दोनों के प्राइसेस पता है, तो कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे कि जो आप खरीद पाएँ? सबसे पहले अगर वो ये सोचे कि मैं अपनी जो सारी इनकम मैं एप्पल खरीदने में ही लगा दूं। आप सोचें कि मेरी जो इनकम है मैं एक ही कमोडिटी यानी अगर एप्पल ही खरीदूं, तो क्योंकि इसका प्राइस एक एप्पल का 4 है, तो 5 अगर आप खरीदेंगे तो आप 20 की 20 आपकी आ जाएंगी, आपके 20 ही रुपए हैं आपके इनकम के। तो ये आपका ऑरेंजेस आपका जीरो हो गया। तो 5 गुना 4 प्लस इसकी आपने जीरो जो ये यूनिट ली है गुना दो इसका प्राइस इज इक्वल टू हो गया ये तो 20 की आपके सारे। एक कॉम्बिनेशन तो ये हो गया कि आपने सारा एप्पल ही ले लिया। उसके बाद आपने सोचा कि मैं एप्पल 4 लेता हूँ लेकिन मैं कुछ एक ऑरेंजेस भी लूं। तो अगर आप 4 एप्पल लेते हैं तो 4 4 से और 4 रुपए एक का प्राइस है, तो 16 रुपीज तो आपके यहाँ पे लग गए और आपके बचे 4 रुपए। 4 रुपए यानी कि उसका प्राइस पर ऑरेंज 2 है, तो यानी कि 2 ऑरेंजेस आप वहां से ले लेंगे। तो 4 गुना 4 प्लस 2 गुना 2 हो जाएगा 16 प्लस 4 इज इक्वल टू 20। तो ये हो गया कि आपने एक दूसरा कॉम्बिनेशन ये हो गया कि 4 आपने एप्पल ले लिए और 2 आपने ऑरेंजेस ले लिए। उसके बाद कि आपने सोचा कि मैं एप्पल की तो एक और जो यूनिट है वो कम कर दूं और मैं ऑरेंजेस ज्यादा लूं। अगर आप 3 एप्पल लेते हैं तो 4 तिये 12 रुपए तो आपके यहाँ पे चले जाएंगे और आपके पास बचेंगे 8 रुपए। 8 रुपए से आप ले सकते हैं 8 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास चार चार ऑरेंजेस और आ सकते हैं कि 4 गुना 3 प्लस 4 गुना 2 इज इक्वल टू यहाँ पे 20 रुपए खर्च हो गए। उसके बाद अगर आपने फिर से यूँ सोचा कि एप्पल तो मैं और कम करूँ और फिर मैं ऑरेंजेस और ज़्यादा लूँगी, कितने आ सकते हैं कि 2 ही अगर आप एप्पल ले रहे हैं दैट मीन्स 4 दूनी 8, तो आपके पास 8 रुपए जा रहे हैं एप्पल पे, आपके पास 12 रुपीज़ और बचते हैं, 12 बचते हैं तो आप उससे ले सकते हैं आपके 6 ऑरेंजेस आ जाएँगे। आपके 20 रुपए फिर खर्च हो गए। उसके बाद फिर की अब जब आप ये सोचें कि 2 से नहीं मैं 1 ही एप्पल की यूनिट लूँ, 1 अगर आप लेंगे तो आपके 4 ही इसका प्राइस है, तो 4 ही रुपए जाएँगे आपके। आपके पास 16 20 में से आपके 16 रुपए बचेंगे और जो 16 आपके बचे हैं दैट मीन्स उससे आप 8 ऑरेंजेस ले सकते हैं। या फिर अगले केस में आप ये सोचें कि मैंने एप्पल नहीं लेने, मैंने सारे ऑरेंजेस लेने हैं, तो आप 10 ऑरेंजेस ले सकते हो मैक्सिमम। ये हो गए वो सारे कॉम्बिनेशन की आपकी इनकम कितनी है और आपको पता है उनके जो प्राइसेस है आपको वो भी पता है कि वो कितने हैं। उनके अकॉर्डिंग आप कितने सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं कि आप उन चीज़ों को कैसे कि जो आपके बजट में ये चीज़ें आती हैं इस कॉम्बिनेशंस करके अगर लें तो चीज़ें आपके बजट में आ जाएँगी। तो ये आ गया आपका बजट लाइन। अगर हम अब इसको ग्राफिकली डिराइव करें, ग्राफिकली ये जैसे हमारा 2D प्लेन होता है तो ये स्ट्रेट लाइन होगी भई ये ये जो 0 0 से शुरू होता है तो ये अपना अपना स्ट्रेट होती है लाइन और ये अपना जो हॉरिजॉन्टल है ये वर्टिकल वाली होगी। और अब सारे कॉम्बिनेशन को ड्रॉ करेंगे जैसे कि 0 आपका ऑरेंजेस है और 5 आपके एप्पल हैं, तो 0 आपका ऑरेंजेस है और ये जो 5 है ये वाला जो कॉम्बिनेशन है यानी ये आपका ए हो गया ये कॉम्बिनेशन। उसके बाद 4 आपके एप्पल हैं और इस पे आपके 2 ऑरेंजेस हैं, 2 ऑरेंजेस है तो ये आपका बी हो गया। उसी तरह से 3 आपका जो है एप्पल है और 4 आपके हैं ऑरेंजेस, ये आपका हो गया सी हो गया। उसके बाद जो है आपका ये आपका अ, 3 ये आपका है अभी 2 आपके हैं एप्पल आपके पास और 6 हैं आपके पास ऑरेंजेस यानी कि ये आपका हो गया डी। और इसी तरह से ये आपका हो गया ई और ये आपकी ये सारे कॉम्बिनेशन है जो कि एक स्ट्रेट लाइन बनेगी कि ये आपकी स्ट्रेट लाइन कैसे है कि अब कि कंज्यूमर ने सारी इनकम एक ही कमोडिटी पे कैसे खर्च कर दी। लेकिन इनकम तो आप कर सकते हैं ना, वो तो सैटिस्फैक्शन की बात है कि सैटिस्फैक्शन नहीं आता एक कमोडिटी पे खर्च करने से कि दूसरी में पता नहीं क्या है मैंने दूसरी की एक भी नहीं ली। लेकिन इनकम को तो हम एक पे खर्च कर सकते हैं क्योंकि ये आपकी बजट लाइन की ये है, इनमें से आप किसी भी कॉम्बिनेशन पे जा सकते हो आपकी इनकम और आपके जो इनके जो प्राइसेस हैं उनके अकॉर्डिंग। उसके बाद कि ये बजट लाइन का हमने देख लिया। उसके बाद एक और इस आप इसका जो कंसेप्ट है वो है एक बजट सेट की। बजट सेट क्या होता है? बजट सेट जो होता है ना, जो ये आपकी जैसे मैं यहाँ पे ये ड्रॉ करूँ, ये जो
ये बजट लाइन है जैसे आपकी ये। बजट सेट होता है जो इसके अंदर, इस लाइन के अंदर जो भी कॉम्बिनेशंस आते हैं ना, यानी कि सपोज ये पॉइंट है कोई, ये हमने आर मान लिया है, आपने इस पे चूज कर लिया आर, जैसे कि हमने कोई ये पॉइंट है, ये हमने ले लिया, यानी कि यहाँ पे ले लेंगे हम, ये हमने कोई ले लिया जिसमें कि आपकी दो तो आ रहे हैं आपके ये जो आपके हैं, ये कौन सा वो है, ये वाला जो कॉम्बिनेशन आपका 10 तक वाला है, जो आपका ऑरेंजेस वाला है, वो आपका है एप्पल वाला, यानी कि दो तो यहाँ पे आपके एप्पल आ रहे हैं और चार यहाँ पे ऑरेंजेस आ रहे हैं, कि ये जो पॉइंट है कि ये कॉम्बिनेशन पे भी जा सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन की इसमें तो आपके अगर 2 रुपए आपके एप्पल पे लगे, एप्पल का प्राइस आपको पता है कि पर एप्पल 4 रुपीज है, तो ये 2 गुणा 4 प्लस ये आपने 4 लिए हैं ऑरेंजेस, 4 इस ऑरेंजेस का पता है आपको 2 है प्राइस, यानी कि 4 गुणा 2 इज इक्वल टू कितना हुआ आपका, 4 दूनी 8, और 2 है इसका, 4 दूनी 8, और ये है आपका 4 दूनी 8, तो 8 8 16 हो गया आपका 16, यानी कि आपके पास 4 रुपए बच भी गए, कि बच भी सकते हैं। आप ये सारे बजट सेट की आप ये सारे कॉम्बिनेशंस को भी लें जो आपकी बजट लाइन पे भी हैं और बजट लाइन के अंदर जो आते हैं, बजट सेट में वो सारे आएंगे। और सपोज अगर कोई एक बजट सेट के बाहर का पॉइंट है, जेड मान लें इसको, आप इसको क्या देंगे, कोई कह सकता है इसको ओवर स्पेंडिंग भी कह सकता है, लेकिन ये ओवर स्पेंडिंग नहीं होता, ये होता है आपका अनअटेनेबल, कि आपकी इनकम ही नहीं है, जब इतनी इनकम है ही नहीं इतनी, ओवर स्पेंडिंग तो ये एक दिन हो जाएगी, एक दिन आपने किसी से उधार लेके ज्यादा खर्चा कर दिया, लेकिन हर बार तो हमेशा तो आप किसी से उधार नहीं ले पाएंगे ना। तो ये हो गया कि ये आपका अनअटेनेबल पॉइंट। और इसमें जैसे कुछ जो अंदर वाले पॉइंट है, जैसे ये हमने आर वाला देखा, यहाँ पे कुछ एक पैसे आपके बच भी गए, आप सेव भी कर सकते हैं, यानी कि बजट सेट के अंदर वो पॉइंट्स भी आते हैं। अब हम देख लेते हैं जो बजट सेट है उसकी क्या डेफिनेशंस है। तो बजट सेट जो है वो है आपका, बजट सेट इज द सेट ऑफ ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड इन विच अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड, की जो सेट है वो ऑल द दो गुड्स के सारे कॉम्बिनेशन जिनको एक कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है अपनी इनकम और प्राइस पे, वो सारे कॉम्बिनेशंस की उसके अंदर वाले तो वो सारे अफोर्ड कर ही पा रहा है, उसके पास यहाँ पे उसके सारे पैसे लग रहे हैं इस लाइन पे, अदरवाइज अंदर वो जा रहा है तो उसके तो पैसे भी बच रहे हैं कि वो बजट सेट के अंदर आ जाएगा, और ये लाइन पे जाए तो वो बजट लाइन हो जाएगी। उसके बाद बजट लाइन की भी कुछ एक प्रॉपर्टीज होती हैं। बजट लाइन की जो प्रॉपर्टी होती है, सबसे पहले तो डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग जो होती है उसका बेसिक सा रीजन यही होता है ना, कि एक को अगर आप, हम इसकी जो टेबल है उस पे जाते हैं तब उसको समझ में बज कि डाउनवर्ड का क्या मतलब होता है, कि अगर आप एक कमोडिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं, इसका जो आपने ये इंक्रीज हुई है आपकी, तो इसको आपने डिक्रीज करना पड़ा है ना, कि इस एक को बढ़ाने के लिए दूसरी को आपको कम करना पड़ेगा, यानी कि इनवर्स रिलेशनशिप है, दैट मीन्स आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। उसके बाद है इसका जो आपकी जो सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो है कि ये स्ट्रेट लाइन है, कि ये जो स्ट्रेट लाइन क्यों है, स्ट्रेट लाइन इसलिए है ये कि जो ये प्राइस रेशियो है ना, कि एप्पल का प्राइस और जो एप्पल प्राइस ऑफ एप्पल और प्राइस ऑफ ऑरेंज, ये पूरे थ्रू आउट द कॉम्बिनेशन की जितने कॉम्बिनेशन लिए हैं, आपका प्राइस तो चेंज नहीं हुआ ना, प्राइस तो वही रहा है, कि प्राइस आपका एप्पल का 4 ही रहेगा, चाहे आप 5 लें या ना भी लें, और जो ऑरेंजेज है आपका इसका प्राइस भी 2 ही रहेगा, अगर आप चाहे ना लें या आप मैक्सिमम लें, तो जो प्राइस है इनका ये कांस्टेंट रहेगा, यानी 4/2, ये प्राइस रेशियो इसका 2 रहा है, कि जैसे 1:2 करके इस हिसाब से, तो प्राइस रेशियो इसका सेम रहा है, कि हर जगह आपके प्राइस में किसी भी कॉम्बिनेशन पे कोई तब्दीली नहीं आई, इसलिए ये आपका जो है स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये होगी इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो कंप्लीट होगी। उसके बाद कि इसमें जो अब आपकी जो बजट लाइन है, इसमें शिफ्टिंग का क्या प्रोसीजर है, मतलब इसमें शिफ्टिंग होती है या नहीं होती, या कैसे होती है, क्या चीजें मैटर करती है। तो बजट लाइन जब शिफ्ट होती है ना, तो दो चीजें मैटर करती है, या तो प्राइस के कारण होंगी या इनकम, क्योंकि दो ही चीजों पे बात हो रही है, या तो प्राइस या इनकम, क्योंकि सारे कॉम्बिनेशन आपके ऐसे ही बने थे। अगर प्राइस में अब देखें, प्राइस में दो चीजें हो सकती है, या तो आपका प्राइस डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा, दो ही बातें होंगी अगर प्राइस का ही केस लें तो। सबसे पहले अगर हम प्राइस वाला ये देखें कि सपोज हमने मान ली ये है आपकी
ये बजट लाइन है जो आपकी जो शुरू वाली है। उसके बाद जो किसी अगर कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज हो जाए, अगर प्राइस डिक्रीज हो जाता है, ये केस ले लेते हैं कि प्राइस डिक्रीज हो गया। अगर प्राइस डिक्रीज हो गया ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप आपके पास पैसे तो वही हैं जो सेम उतरे थे। अगर प्राइस डिक्रीज हो गया तो आपकी जो परचेजिंग पावर है वो इंक्रीज होने जाएगी, यानी कि आप अब ज्यादा चीजें ले पाएँगे उन्हीं पैसों से, मतलब कि आपके पैसे तो 20 है, लेकिन प्राइस डिक्रीज़ होने से आपका जो बजट जो लाइन है वो आपकी शिफ्ट कर जाएगी और ऊपर की तरफ, यानी कि वो इस साइड आपकी जो है शिफ्ट कर जाएगी कि अब आप इतनी चीज़ें ले पाएँगे क्योंकि अब प्राइस उन कमोडिटीज़ के डिक्रीज़ हो गए हैं। उसके बाद अगर सेम दूसरा केस लें कि प्राइस जो है अगर इंक्रीज़ कर जाए, तो प्रीवियस बजट लाइन है वो तो है आपकी जैसे ये है, इसको कोई ए बी नाम दे दें। इसको भी जैसे अगर हमने बी ए बी दिया है तो वो आपकी जैसे ए डैश बी डैश होगी। और जैसे ये आपको पता होना चाहिए कि इनकी शिफ्टिंग कैसे होती है। कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि वो आपको माइंड में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से राइट क्लिक कर पाएँगे। जैसे अगर प्राइस इंक्रीज़ कर गया, और अगर प्राइस इंक्रीज़ कर गया, आपके पास इनकम आपकी उतनी ही है, अगर प्राइस उनका इंक्रीज़ कर गया, तो आप उन चीज़ों उन उस पैसे से तो कम चीज़ें ले पाएँगे, यानी कि फिर आप इस बजट लाइन पे तो नहीं रह पाएँगे। आपकी जो बजट लाइन है, वो आपकी डिक्रीज़ हो जाएगी। बजट जो लाइन है, वो आपकी लेफ्ट की साइड आ जाएगी, यानी कि ये होगी आपकी बजट लाइन जो दूसरी। ये तो हो गए दोनों 2 केस जो हमने प्राइस के करे। उसके बाद सेम अगर हम इनकम पे देखें, इनकम को हम जैसे वाई से डिनोट करते हैं। मैं एक बार इसका पेन का चेंज कर लेती हूँ, व्हाइट में दिखाते हैं। अगर जैसे इनकम चेंज हो जाए, आपकी इनकम चेंज होगी। इनकम जैसे इनकम या तो आपकी इंक्रीज़ हुई है या डिक्रीज़ हुई है, 2 बातें ही होंगी इनकम के साथ। प्राइस वाले तो बढ़ना और घटना हमने देख लिया। उसके बाद इनकम का देख लेंगे। इनकम का हमने देखना है, जैसे अगर सपोज़ आपकी इनकम इंक्रीज़ होगी, इनकम इंक्रीज होगी, पहले आपकी जो प्रीवियस लाइन है जैसे ये है, इनकम बढ़ेगी, दैट मीन्स अब आपके पास पैसे तो उनके जो प्राइस है, अब प्राइस तो इस बार सेम है लेकिन अब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप अब ज़्यादा ले पाएँगे। तो आपकी जो ये है ये शिफ्ट हो जाएगी राइट साइड, यानी कि ये उस साइड शिफ्ट हो जाएगी ए डैश बी डैश। और दूसरा यानी कि अगर आपकी इनकम बजट बढ़ी तो आपका जो बजट लाइन है वो आपकी अ, वो भी बढ़ जाएगी, मतलब सेम डायरेक्शन में। उसके बाद अगर आपकी इनकम जो है वो डिक्रीज़ हो जाए, अगर आपकी इनकम जो है डिक्रीज़ हो जाए, तो आप पहले से चीज़ें कम ले पाएँगे, उन उन कॉम्बिनेशंस पे नहीं जा पाएँगे, तो आपकी जो बजट लाइन है, ये आपकी इस साइड जो है आ जाएगी। तो ये आपकी इस साइड से शिफ्ट होके बी डैश, ये इस लेफ्ट साइड। तो ये हो गई ये कॉम्बिनेशन कि अब अगर ये कम हुई तो आपकी बजट लाइन भी कम होगी। ये तो 4 केसेस थे कि ये ऐसे शिफ्ट हुई। अब एक कुछ एक आपकी जो है इस केस में इसमें एक्सेप्शंस भी होती हैं कि सपोज़ कि एक ही कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाए, कि मतलब दोनों का ना बढ़े। ये जो हमने लिए हैं, ये जो प्राइस आपके बढ़े हैं, ये तो दोनों कमोडिटीज़ के बढ़े-घटे हैं, जो भी हुआ है दोनों का हुआ है। लेकिन अगर एक का ही बढ़ जाए तो क्या होगा? तो वो वाले केस हम एक बार वो और देख लेते हैं कि सपोज़ आपने मान लिया कि आपके पास जो कोई जो ये हमारी जो कमोडिटी है, ये हम 2 मान लें कि ए और बी हैं, कि अगर ए का ही प्राइस बढ़ जाए, कि बजट लाइन है जो वो बेसिक वाली वो तो ये है कि ए बी, अगर ए का प्राइस बढ़ा है ना, तो ए को हम पहले से कम, प्राइस बढ़ गया तो उसी बजट में तो हम उसको पहले से कम खरीद पाएँगे, कि उतनी नहीं खरीद पाएँगे जितनी हम इसको पहले खरीद रहे थे। तो इसका जो बजट है हमारे पास वो कम हो जाएगा, बजट इसका डिक्रीज़ हो जाएगा। यानी कि ये जो ए है, तो इसका प्राइस बढ़ने से बी का तो उतना ही रहेगा। तो ये इस तरह से शिफ्ट होगा कि सिर्फ़ ए की साइड से शिफ्ट हो जाएगा, ये इस साइड से। और अगर ए का प्राइस आपका जो है डिक्रीज़ कर जाए, कि जैसे कमोडिटी की बजट लाइन आपकी ये ए बी है, और उसके बाद कि सिर्फ़ ए का प्राइस डिमिनिश हुआ है, यानी कि ए को पहले प्राइस के कारण आप पहले जितना ले पा रहे थे, अब आप इससे भी ज़्यादा ले पाएँगे कि प्राइस इसका डिमिनिश हो गया। अगर प्राइस डिमिनिश हो गया तो ये ए हम ये सीधी जाएगी जैसे, तो ये आपका आप ज़्यादा ले पाएँगे। सेम अगर हम बी के केस में देखें कि सिर्फ़ बी के ही प्राइस में
चेंज हो और बी का ही प्राइस अगर इंक्रीज हो, बी का प्राइस इंक्रीज होगा तो बी के साथ भी वही हाल होगा कि बी हम पहले से कम ले पाएंगे, उतनी नहीं ले पाएंगे कि उतनी कि बी का कम होगा, ये इतना कम हो जाएगा। ये आपका बी आपका वर्टिकली दिखाया गया। और अगर इस सेम की अगर बी आपका डिमिनिश हो जाए तो क्या होगा, बी डिमिनिश हो जाएगा, बी का प्राइस जैसे डिमिनिश हो गया, बी का प्राइस अगर डिक्रीज हो गया तो आप उसका ज्यादा जो क्वांटिटी है वो ले पाएंगे, बी की ज्यादा क्वांटिटी ले पाएंगे, तो ये बी की साइड से ही शिफ्ट करेगी कि ये जो नई लाइन हो जाएगी आपकी ए बी डैश। तो ये एक्सेप्शन वाले केस है। मतलब कि अब हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली कि कंज्यूमर ने बेस्ट अपना चूज कर भी लिया जिसको वो अफोर्ड कर पाए। तो हम फिर से इसी पे आ जाते हैं। बेस्ट तो जिसने उसको जो बेस्ट था, जो जिसने उसको सेटिस्फेक्शन दिया, यानी कि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जिसको वो अफोर्ड कर पाया, दैट मीन्स वो उसकी बजट लाइन थी। उसके बाद की बात तो हमने कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम की करनी है कि अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। अब जो मेन पार्ट है इसका वो डिस्कस करते हैं। ये एक बार मैं साफ कर देती हूँ इसका। जो कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम होगा ना, वो होगा कि जो बजट लाइन है, जो आपकी जो बजट लाइन है वो आपके इंडिफरेंस कर्व को, ये सीधी आएगी जमा, ये जो आपके इंडिफरेंस कर्व को टच करे यहाँ से जैसे, तो ये जो पॉइंट है ना, ये है यहाँ पे कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम का कि यहाँ पे आपका बजट भी है कि आपकी इनकम भी इतनी है, सेटिस्फेक्शन भी है आपका। तो ये जो पॉइंट है ये है कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट। जैसे हमने ये पॉइंट नाम दे दिया कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑर्डिनल यूटिलिटी केस में, कि जो आपका जो इंडिफरेंस कर्व है वो आपकी बजट लाइन को का टेंजेंट होना चाहिए, यानी वो इसको टच करे। अब कुछ एक केस ऐसे हो सकते हैं, जैसे एक बार मैं इसका कलर चेंज कर लूं ताकि समझ आ जाए। अगर ये ऐसे हो, यानी कि सपोज कि ये ऐसे हो गया, जैसे अगर ये ऐसे हो गया, यानी कि आपकी बजट तो है, इतना है, आप चीजों को इतना अफोर्ड कर पा रहे हैं, लेकिन सेटिस्फेक्शन आप कम क्यों लें, कि ये तो लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शो करता है, ये आपका अपर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शो करता है। तो क्योंकि आपका बजट ज्यादा है तो आप लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पे तो नहीं जाएंगे, क्योंकि रैशनल कंज्यूमर है, इस पॉइंट पे तो आप नहीं जाएंगे। और सपोज कि अगर एक और आईसी हमने तीसरा जो यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये वाला हो गया। अब आपकी बजट तो हमें पता है कि ये जो है आपको हायर लेवल देता है सेटिस्फेक्शन का, लेकिन आपका बजट तो इतना ही है, बजट इतना है तो आपको उतना ही सेटिस्फेक्शन लेंगे ना जितना आपके पास जो आपकी इनकम है उससे आपको जो जो चीजें खरीद पाए, तो ये आपके पास अनअटेनेबल हो जाएगा। यानी कि वो पॉइंट जहाँ पे कंज्यूमर की जो इन कंज्यूमर अफोर्ड कर पाए और जो उसके लिए बेस्ट हो, कि सारे कॉम्बिनेशंस में से बेस्ट है कि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, कि इस पॉइंट पे भी इसको वही सेटिस्फेक्शन मिलता, और इस पे भी वही मिल रहा है, इस पे भी वही मिलता, लेकिन यहाँ पे तो उसकी इन वो अफोर्ड भी तो कर पा रहा है ना इस पॉइंट को। तो ये पॉइंट जो हो गया वो हो गया कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट, इसके केस में, आपका हिक्स के केस में, जो कि हमने अब डिस्कस कर लिया है। अब जो आपका जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का है, जो ये वाला पार्ट है कि इक्विलिब्रियम वाला, कि यूटिलिटी अप्रोच के थ्रू कैसे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम अटेन करा जाएगा, वो हमारा जो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अब इस यूनिट में हम आपका जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो शुरू करेंगे, आपका जो डिमांड वाला जो कंसेप्ट शुरू होगा, कि डिमांड वाला जो भी पार्ट है उसमें जो जो चीजें हैं वो सारी पढ़ेंगे। और अगर इसमें से जो मैंने आपको करवाया है, अगर आपको कुछ भी समझ ना आए या आपको कहीं से भी कोई भी डिफिकल्टी आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।